आज भारत में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया जा रहा है, तो हमको कमोबेश 1947 के पहले के हालात साफ साफ दिखाई पड़ने लगे हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव चल रहा है। झारखंड के चुनाव का मुद्दा क्या है? झारखंड के चुनाव का मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठिए। जिस प्रकार से वह झारखंड में आए हैं और झारखंड में आकर वहां की जनसंख्यिकी को बदल दिया है। वह भोले भले आदिवासियों के साथ में आकर उनकी बेटियों के साथ में शादी करना, उसके बाद पूरी की पूरी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेना और उनको कहीं ना कहीं सरकारों का संरक्षण मिलना, यह सब झारखंड में हो रहा है। तो झारखंड में वह बांग्लादेशी घुसपैठिए किस प्रकार से वहां के ऊपर चुनावी मुद्दा बन गया है। और उसी प्रकार से आप देखो कि महाराष्ट्र के चुनाव में अभी पिछले दिनों वहां के ऊपर जिस प्रकार से मुस्लिमों के जो उलेमा के उनका बोर्ड है, वो लोग वहां पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी माने जो भाजपा के विरोध का जो मोर्चा बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस है, शरद पवार है और जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, इन सब से मिलकर एक 17 मांगों का ज्ञापन उनको सौंपते हैं। जिसमें उनकी प्रमुख मांग क्या है? उनकी प्रमुख मांग है कि मुसलमानों को 10% आरक्षण देना। उनकी दूसरी मांग है कि आरएसएस के ऊपर बैन लगाना। उनकी तीसरी मांग है कि पुलिस भर्ती में मुसलमानों को वरीयता देना। तो कुल मिलाकर उनकी जो 17 मांगे, यदि आप देखोगे तो ये 17 मांगे वही हैं जो 1947 में कभी मुस्लिम लीग की जो मांगे हुआ करती थी, जिन्होंने भारत का विभाजन कराया था। तो कुल मिलाकर एक और भारत के विभाजन की कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तैयारी शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के जिहाद की चर्चा होती है। आपने देखा होगा लव जिहाद, आपने सुना होगा लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लेकिन अभी आपने महाराष्ट्र के भीतर एक नया शब्द आया है, वोट जिहाद। और यह वोट जिहाद क्या था? यह वोट जिहाद अगर आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में एक संभाजी नगर की एक सीट है लोकसभा की, उस सीट की सारी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन सिर्फ एक विधानसभा में इतने ही, जहां के ऊपर मुस्लिम बाहुल्य वो विधानसभा थी, इतने वोट वहां के ऊपर से वो विपक्षियों को मिलते हैं कि वह लोकसभा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही विधानसभा से हार जाती है। अब यह वोट जिहाद, अब यह वोट जिहाद क्यों कहा गया है आप बताइए। आपने देखा होगा कि जब यह चुनाव, जब भी कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यदि बात भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की करोगे तो सरकारों में देखो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सुरक्षा दी है। इससे बड़ा कोई मैसेज हो नहीं सकता। एक गरीब महिला के साथ में अगर अत्याचार इरफान सोलंकी जैसा व्यक्ति करता है जो विधायक है, तो उसकी भी सरकार में दशा क्या होती है आप सब देख लो। और भले ही कोई कहने को कहे कि यह समाजवादी पार्टी का विधायक था इसलिए उसके साथ यह हालात हुई, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वह है कि भाजपा का भी कोई विधायक यहाँ के ऊपर होता तो उसकी भी दशा यही होती। इस प्रकार की कानून व्यवस्था बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो हमारे प्रधानमंत्री के काम, जो काम प्रधानमंत्री ने किया कोई कर सकता है क्या? एक गरीब को मकान दे देना, जिसकी पीढ़ियों से कभी उसके सर पर पक्की छत नहीं रही होगी, जिसके बाप दादे हमेशा झोपड़पट्टी में रहे होंगे, उसको पक्का मकान मिल गया। और मकान के साथ साथ शौचालय मिला, उसको 2 टाइम कभी भूखा सोना ना पड़े, उसको राशन नहीं मिला, उसका इलाज की व्यवस्था कराने के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना। और इतना सब होने के बाद भी मित्रों वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? आखिर कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी मुसलमानों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया? आपने देखा होगा बड़ा चर्चा का विषय रहा रामपुर की एक बस्ती में, जिस प्रकार से वहां के ऊपर 500 से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले, लेकिन एक वोट भी वहां से नहीं मिला। तो कारण क्या रहा मित्रों? इतनी एहसान फरामोशी का आखिर कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, वह कारण है गजवाए हिंद। मैंने उनका नारा था कि हमने हंसकर लिया पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। और मित्रों वहां स्थितियां आज हिंदुस्तान के भीतर बनने लगी हैं। तेजी के साथ में जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है। हिंदू मुसलमानों में यदि अंतर क्या है तो अंतर एक है, वो पहचानना होगा कि हिंदू तो नोट बनाने में जुटा है और मुसलमान वोट बनाने में जुटा है। यही एक अंतर है मित्रों, यही अंतर है, इसको पहचानना होगा। वो पहचान गया है, इस देश की ताकत को पहचान गया है। इस देश में ताकत किसकी है? इस देश में वही की ताकत है जो इकट्ठा है, जो एकजुट है, जिसका संगठन है और जिसका भीड़ है। यह भीड़ तंत्र है, इसको लोकतंत्र कहते हैं मित्रों।
जिसकी भीड़ होगी उसी की सरकार होगी, और जिसकी सरकार होगी वही व्यवस्था से रहेगा, उसी के हिसाब से व्यवस्था चलेगी। यही कारण है मित्रों, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तुम नोट पैदा करते रहो, वो वोट पैदा कर रहे हैं, और वो वोट इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो जानते हैं जिस दिन उनके माफिक सरकार आ जाएगी ना, तो तुमने कितना भी पैदा किया हो, तुम्हारे बाप ने पैदा किया, तुम्हारे बाबा ने पैदा किया, तुमने 3-4 हजार करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली, तुमने बड़ी कोठी बना ली, बड़ा बंगला बना लिया, लेकिन तुम्हारे सामने वाले घर ने कोई संपत्ति नहीं पैदा की है, उसने लौंडे 12 पैदा किए हैं। याद रखना, जिस दिन उसके माफिक सरकार आएगी, वो 12 लौंडे निकल कर आएंगे, तुम्हारे घर में कब्जा करने लिया हुआ है। इसी हिंदुस्तान के भीतर हुआ है, कश्मीर के भीतर हो रहा है, यही बांग्लादेश में हुआ है मित्रों। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया, धारा 370 को हटा दिया जो सपना इस देश के लिए हुआ करता था, राम का मंदिर बना दिया जो सपना इस देश के लिए हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी को 2024 में जब वोट की बारी आई तो मित्रों हमने जाति के बंटवारे में वोट दे दिया, और वह जाति के बंटवारे में जो हमने वोट दे दिया, लेकिन सरकार तो मोदी की बन गई, लेकिन जिस धूमधाम के साथ में सरकार मोदी की बननी चाहिए थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जानी चाहिए थी मित्रों, वो गूंज नहीं उठी, और उस गूंज का ही परिणाम है कि आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में मित्रों, बांग्लादेश ने लोगों की आंखें खोल दी। आखिर क्या कारण था? बांग्लादेश में जो कुछ अत्याचार वहां के हिंदुओं के ऊपर हुए, उनका दोष क्या था? अरे वहां हिंदू ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना वहां हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है, वहां तो उनकी संख्या ही नहीं है, वो तो कुल 7-8% वहां पर उनकी जनसंख्या है, उसके बावजूद भी अत्याचार उनके ऊपर क्यों? सरकार शेख हसीना के बदले शेख हसीना हटी, लेकिन जिस प्रकार से वहां के ऊपर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, और वो अत्याचार ऐसे ही नहीं हुए। हम कहानियां तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कहानियों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हमको चीजें समझ में आती हैं, और जो कुछ भी बांग्लादेश में घटा वह विजुअली जब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखा, टीवी पे देखा, हमने मोबाइल के ऊपर देखा, तब जाकर मित्रों, तब जाकर हमारा समझ में आया कि वहां के हालात में हमारे भाई हैं, किसी को मारकर पेड़ पर लटका दिया है, किसी को मारकर पुल पर टांग दिया है, किस प्रकार से भीमक से तरीके से लोगों को जिंदा जलाकर कूड़े की गाड़ी में रखकर पूरे गांव में इसलिए घुमाया गया कि गांव भर के हिंदुओं को दहशत आ जाए, किस प्रकार से महिलाओं के साथ में अपमानजनक तरीके से बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों के सामने मां का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, पत्नी के सामने पति के सामने पत्नी का बलात्कार, यह सब बांग्लादेश के भीतर हुआ है, और हम लोगों ने विजुअली इन सबको देखा है। तब जाकर मित्रों लोगों की मानसिक परिस्थिति बदली है। क्योंकि मित्रों वहां के ऊपर बांग्लादेश में रहने वाले लोग कौन हैं? अरे वहां कोई ब्राह्मण नहीं है, वहां के ऊपर रहने वाले हिंदू क्षत्रिय भी नहीं है, बनिया पंजाबी सिंधी भी नहीं है, वह तो पहले ही पाकिस्तान छोड़कर भाग आए थे, बंटवारे के समय पर अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले आए थे, लेकिन वहां के ऊपर गुमराह करके रोक लिए गए हमारे दलित पिछले वर्ग के भाई बहनों के साथ में आज यहाँ के ऊपर अत्याचार हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, पिछड़ों दलितों के नाम पर वोट मांगने वाले समाजवादी पार्टी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया, आज तक कांग्रेस ने उसके विरोध में आवाज नहीं उठाई। गाजा पट्टी में जो कुछ होता है फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ में इन लोगों की आवाज उठती है, लेकिन मित्रों वो आज बांग्लादेशियों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसीलिए तो यह नारा दिया गया है। आपने देखा होगा यह बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखने के बाद में जब योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, तो यह नारा लोगों के जेहन में प्रवेश कर गया है, और उसने एक सच्चाई बता दी है। मैं तो इस नारे को नारा मानता ही नहीं, नारा है ही नहीं, यह तो सच्चाई है, और यह वह सच्चाई है यदि हमने स्वीकार नहीं किए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो भी दुर्भाग्य होगा उसके जिम्मेदार हम सभी लोग होंगे, उसके जिम्मेदार हम सभी लोग होंगे। इसलिए मित्रों यह बटोगे कटोगे की चर्चा करेंगे तो हम बटे हैं इसीलिए तो कटे हैं। इतिहास गवाह है, हम 1000 साल यदि गुलाम रहे तो किसके कारण से रहे? हम यदि राज्यों में न बटे होते तो कभी मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको हराया ना होता, हम राज्यों में बटे थे, इसलिए मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, और आने के बाद यह जातियां आ गई। न तो बताइए हमारे यहाँ तो जाति की व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी, हमारे यहाँ तो गोत्र की व्यवस्था होती थी, और जो गोत्र सवर्ण का है वही गोत्र वैकवर्ण का है, वही गोत्र अनुसूचित जाति जनजात का है। तो जब हमारे यहाँ गोत्र थे तो जाति क्यों आई? जब हमको बांटने के लिए आई।
और इस जाति के कारण से जिस प्रकार का बंटवारा पिछले 100 साल से इस देश में हुआ है, उसी का कारण है कि मित्रों हिंदुस्तान का भी बंटवारा हुआ है। मैं हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को दोषी नहीं मानता, मैं हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए इस्लाम को दोषी नहीं मानता, मैं हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए मुसलमान को भी दोषी नहीं मानता, मैं हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए दोषी मानता हूं तो इस देश के हिंदुओं को दोषी मानता हूं, क्योंकि अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे बीच में जाति का विभाजन करा दिया। अंग्रेजों की सरकार थी, जाति की गणना करा दी, और जाति गणना कराने के बाद जातियों के छत्रप खड़े हो गए, एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे और एक दूसरे की जात के प्रति वैमनस्यता का जब भाव पैदा हुआ, उसी का परिणाम था कि धीरे 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 इस देश में विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर इस देश का विभाजन कराने में वो सफल हो गया। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, यह हम सबके लिए जिम्मेदारी है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, वह नारा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मित्रों, मैं कभी नहीं कहता किसी से लड़ने नहीं आना है, कोई युद्ध की तैयारी नहीं करना है। लड़ाई हमेशा उसी से होती है जो कमजोर होता है। मैं उसी से लड़ने जाऊंगा जो मुझसे कमजोर होगा। मैं लगेगा मैं इसके 2 मार दूंगा, ये कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यदि मुझे लगा कि मैं इसके 2 मारूंगा, ये पलट के मुझे 4 मारेगा, तो मैं कभी उससे लड़ने ही नहीं जाऊंगा। तो लड़ाई हमेशा कमजोर से होती है, ताकतवर से कोई लड़ने नहीं आता। इसलिए मित्रों, हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। याद रखो जी, आप पढ़ने गए होंगे बचपन की, अगर आपको कहानी याद होगी, क्योंकि मुझे तो आज भी याद है, वह कहानी मुझे आज भी याद है। जब बचपन में पढ़ाया जाता था कि एक लकड़ी उठाओगे तो टूट जाएगी, 2 लकड़ी हाथ में लोगे तो टूट जाएगी, लेकिन पूरा गट्ठर यदि हाथ में लोगे तो वो टूटेगा नहीं। वही स्थिति है मित्रों, या उंगली एक किसी के मारोगे तो यह उंगली टूट जाएगी, लेकिन 5 इकट्ठा करके मारोगे तो सामने वाले का जबड़ा टूट जाएगा। तो मित्रों, यह हमारे एकजुटता की ताकत है। इसलिए याद रखो, हमारे घरों में अब एक ही है, अब दूसरा हो भी नहीं रहा है। इसलिए अपने आसपास के घरों के इकट्ठे करो, आपके घर का एक, सामने वाले का एक, बगल वाले का एक, और आसपास के 10-20 से इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरी बस्ती के इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे हो जाओगे तो सुरक्षित हो जाओगे। जब इकट्ठे हो जाओगे आप भी सुरक्षित रहोगे, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा और आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। मित्रों, मैं यही बात कहते हुए कि यह चुनाव हमारी एकजुटता का चुनाव है, सभी वर्गों को एकजुट करने का चुनाव है। और मैं जातियों के लिए अपील करके इस बात को भी कहता हूं, जातियां क्या है? भारत माता की संतानें हैं। हमारा तो जुड़ाव इस धरती से है। आज भी हमारे घरों में जो पुराने लोग हैं, आपने देखा होगा, बिस्तर से उठने से पहले धरती माता के पैर छूते हैं, क्योंकि वह जमीन से अपना जुड़ाव मानते हैं। हम सब भारत माता की संतानें हैं, कोई भी जाति के हों। यह जातियां उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से घर में एक माँ होती है और उस माँ के 4 लड़के होते हैं। लड़के भले ही 4 होते हैं, लेकिन माँ तो एक ही होती है और माँ सबकी होती है। और वह 4 लड़के यदि एक होते हैं तो माँ का सम्मान बढ़ता है, और वह 4 यदि आपस में उनमें विद्वेष होता है तो माँ का सम्मान भी घटता है और परिवार का विनाश भी होता है। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान रखते हुए हम सारी जातियों के लोगों को भारत माता की संतानें हैं और भारत माता के सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है, भारत माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अपने भूत को देखो, इतिहास को पढ़ो और समझो और अपने भविष्य की तैयारी करो। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।